साथ चर्चा करने के लिए फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। देवीना जी, देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है भारतीय मार्केट की मैसिव अंडर परफॉर्मेंस की। अब ताइवान और कोरिया जैसे मार्केट्स भी मार्केट कैप में हमसे आगे निकल गए हैं। और अगर आप एमएससीआई का परफॉर्मेंस देखेंगे इंडिया का, तो 20 साल का सबसे खराब अंडर परफॉर्मेंस है। क्या ये कुछ समय के लिए और चलेगा, या फिर ये मार्केट आपको अब मौके दे रहा है एक इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री करने का? नमस्कार अनुज। ये बात ठीक है कि अब हमारा अंडर परफॉर्मेंस बहुत रहा है, क्योंकि इस साल इमर्जिंग मार्केट से इन जनरल अच्छा किया है। और उसमें एक बड़ा भाग तो जैसा आपने बोला साउथ कोरिया ताइवान में, वो चाहे 2-4 ही स्टॉक है, लेकिन अभी वो सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड जो है कि वो आपको बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और एक तरह से कहें तो हम रडार के बाहर ही हो गए। अभी 2 हफ्ता पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में इमर्जिंग मार्केट्स पे एक आर्टिकल आया था, उसमें कुछ मार्केट्स के बारे में अच्छा, कुछ के बारे में बुरा बोला था, लेकिन भारत का नाम ही नहीं था उसमें। तो आप मतलब एक तरह से कोई सोच ही नहीं रहा है आपके बारे में। लेकिन अब ये कहना हमेशा बहुत आसान नहीं रहता कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो बाजार की स्थिति है और जिस तरह का एकदम नेगेटिव सेंटिमेंट है हर तरफ, वो आप अगर डेटा के हिसाब से देखें तो नेगेटिव सेंटिमेंट जब इतना होता है, उसके बाद के पीरियड का रिटर्न बेहतर होता है। जब सेंटिमेंट बहुत ही खुशनुमा होता है, लगता है जब पैसा बनाना बहुत आसान है, उसके बाद का रिटर्न बिलो नॉर्मल होता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि खाली एआई वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आप विश्व में देखें तो ऐसा नहीं है। अभी आप देखें तो जो रसल 2000 है अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स, उसने S&P 500 से बहुत बेहतर किया है, और उसमें सारे सेक्टर पॉजिटिव में है, सारे ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर पॉजिटिव में है। आप ग्लोबल इंडेक्स को देखें, जो एक ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स है, उसमें भी खाली एक सेक्टर छोड़ के सब पॉजिटिव में है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एआई नहीं है तो आपका भविष्य बहुत अंधकारमय है। ऐसा नहीं है। तो और भारत के पास बहुत तरह के सेक्टर हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें बने रहना ही बेहतर है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम कहाँ पर आएगा और कब आएगा। आपकी आपके पहले प्रश्न के उत्तर को अगर मैं समेट लूँ 2 लाइनों में मैम, देवीना मैम, तो ऐसा लगता है कि आप कह रही हो कि हकीकत में छोड़ो, हसरतों में भी मेरा जिक्र नहीं है, किसी को मेरी इस वक्त फिक्र नहीं है। अब ठीक है, जो दौर है सो है ना। बट ये देखे हैं हमने, ऐसे जो वक्त हैं देखे हैं मैम, 2009 देखा है हमने। हालांकि कोविड की रिकवरी तो बहुत तेज़ी थी, हमें वो वी शेप रिकवरी थी। बट आपको इस वक्त भाई एज ए इन्वेस्टर आपको अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा, है ना। आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा रेगुलर इंटरवल्स पे, वेदर आपकी SIPs हो चाहे कुछ हो। हाइडिंग प्लेस क्या है इस वक्त जहाँ पे आप फिर भी रिलेटिवली काफ़ी जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ जहाँ पे होगी, आपका पैसा थोड़ा सिक्योर रहेगा, बिट ऑफ डाउनसाइड, बट रिकवरी जहाँ पहले आएगी? देखिए, मैं पहली चीज तो ये बोलूं कि आपका धर्म पैसा लगाने का हो सकता है, लेकिन खाली भारत में लगाने का ऐसा कोई धर्म नहीं है। और मैं अभी लोगों को तो अभी ये कहानी सुनाने के लिए अच्छी लग रही है कि ग्लोबली डाइवर्सिफाई करें, लेकिन मैं तो ये सालों साल से बोल रही हूँ और हम तो 27 साल से ग्लोबल है। तो वो तो ग्लोबल तो आपको होना ही चाहिए। इसीलिए छोटे निवेशकों के लिए भी रिलेटिवली हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और ग्लोबल का मतलब अमेरिका नहीं है, ये भी मैं बता दूं। तो जहां तक भारतीय सेक्टर्स का सवाल है, हमने अभी रिबैलेंस अपना खत्म किया, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ थीम्स के हिसाब से। ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो, फार्मा, अभी 2 साल से हम ओवरवेट थे, हमको लगता था कि शायद वो कहानी खत्म हो रही हो, लेकिन अभी भी वो हमारे सिस्टम्स को पसंद आ रहे हैं। फार्मा में तो एक आध ऐड ही किया है नाम। बाकी बॉटम अप स्टॉक पिक्स रहते हैं, कैपिटल गुड्स में, FMCG में, केमिकल्स में, वो सब भी हैं। एक जो नई काइंड ऑफ थीम अभी पिछले कुछ महीनों से सामने आ रही है, पावर रिलेटेड, पावर कंपनीज भी और पावर इक्विपमेंट भी। सो कैपिटल गुड्स में पावर इक्विपमेंट कंपनीज थोड़ी और अच्छी लगी। तो ब्रॉडली ये है, कोई बहुत ही बड़ा चेंज नहीं है, बहुत ही बड़ा बदलाव नहीं है। ओके, चलिए। अच्छा,
एआई, आईटी ये सब में दुनिया फंस चुकी है अब। आपका क्या व्यू है इस समय इंडियन आईटी स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि ये हमारे लिए मैक्रो के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए डॉलर इन्फ्लोज हैं वो आईटी कंपनियां ही लाती हैं। तो ऐसे में आईटी पर अब क्या व्यू बनेगा? आईटी पे हमारा निवेश है, ओवरवेट नहीं है, थोड़ा सा शायद कम हो बेंचमार्क से, जरा बहुत कम निवेश हो, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इंडियन आईटी सेक्टर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ये खत्म होने वाली जो बात है वो इंडियन आईटी सेक्टर के लिए पहले भी बहुत बार बोली गई है। सबसे पहले तो Y2K के लिए कि सारा बिजनेस Y2K का है, जिस दिन Y2K हो जाएगा उस दिन इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। फिर वो आया SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, की अब इनकी जरूरत नहीं रहेगी, या डिजिटाइजेशन, क्लाउड, सब चीज में ही आया, लेकिन वो अपना बिजनेस उतना भर पिवट कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़े R&D में, वैल्यू चेन में। वो मैं 20 साल से कह रही हूँ, पर जो उनका जो डोमेन है उसमें वो पिवट कर लेते हैं। और जहां तक एआई का भी सवाल है, आप ये समझिए कि कोई भी एंटरप्राइज एआई कंपनी को एक तरह से चाबी नहीं दे देगा, क्योंकि अभी एआई कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब आपका पूरा डेटाबेस भी वाइप कर सकता है। तो और वो आप अपना पूरा सिस्टम, पूरा डेटाबेस भी किससे शेयर करना चाहेंगे, वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा, किस तरह से अपने मॉडल्स को ट्रेन करेगा, वो सब बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कोई भी एंटरप्राइज अगर एआई अडॉप्ट करती है तो उसको एक बीच में चाहिए होगा आईटी सर्विसेज टाइप का की सर्विसेज। जो आपने मैक्रो की बात की, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो मुझे आईटी की तरफ से तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं नजर आता है। जहां मैक्रो में आईटी की तरफ से रिस्क नजर आता है कि शायद उनका बिजनेस चलता रहे, लेकिन कुछ समय के लिए वो इतना बड़ा जो 25 साल से भारत का एम्प्लॉयमेंट इंजन था, रोजगार वहीं से मिल रहे थे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि अगर आईटी सर्विसेज में किसी को नौकरी मिल रही है तो उसके साथ साथ वो ड्राइवर और फूड डिलीवरी और सिक्योरिटी गार्ड और रियल एस्टेट सब उससे रिलेटेड था। वहां पर आपको एटलीस्ट कुछ साइड तक तो उस तरह का आपको एम्प्लॉयमेंट का ड्राइवर नहीं मिलेगा, भले ही चाहे वो बाद में बदल जाए। नैस्कॉम का तो मानना है कि जे कब रहेगा एम्प्लॉयमेंट में, कि कुछ समय थोड़ा घटेगा उसके बाद बहुत बढ़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है उसमें, लेकिन आईटी सर्विसेज के बिजनेस मॉडल के लिहाज से मुझे बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता है। अच्छा मैम, आपको ये क्या लगता है, इस बात का आभास है या फिर ये बात की फीलिंग आ रही है कि हमारी रेट कट साइकिल रिवर्स हो जाएगी? भाई हमें पिछले एक वर्ष में, 1.5 वर्ष में, एंड स्पेशली नए गवर्नर के कार्यकाल में अच्छे रेट कट्स मिले, बट अब जो इस वक्त स्थिति है ईरान और यूएस की, है ना, अभी तो युद्ध ही नहीं खत्म हुआ। आज भी अगर आप देखें, आजकल में स्ट्राइक्स हो गई, ये कब तक चलेगा? अब फाइनली आपके पेट्रोल डीजल प्राइसेस को सरकार को बढ़ाना ही पड़ा, कब तक नहीं बढ़ा पाएंगे? और दूसरा, अगर आप देखें, आपका इस युद्ध की कोई अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या ये साइकिल रिवर्स हो रहा है क्या मैम निकट भविष्य में? दो चीज है, एक तो जहां तक कच्चे तेल का भाव है, 2011-12 के करीब लगभग 3 साल $100 से ऊपर रहा था तेल। हम भूल गए उस बात को, हमने उसको मैनेज किया था। और तो ऐसा नहीं है कि ये कभी हुआ ही नहीं। अभी तो मतलब हम महीने 2 महीने की बात कर रहे हैं, वो लगभग 3 साल चला था वो फेज। और उस समय पूरे विश्व में भी स्लो डाउन था, बिकॉज वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का समय था, तो हमने वो समय तो निकाला है। और बीच में तो तेल का जब भाव बहुत कम था तब पेट्रोल डीजल के भाव घटाए नहीं गए थे, तो कायदे से हमको वो कुशन रखना चाहिए था इस तरह के टाइम को टाइड ओवर करने के लिए। पर ठीक है, वो तो एक चीज है। लेकिन जहां तक रेट की बात है, जब रेट कट हो रहे थे तो आप उस समय भी मेरी कमेंट्री हर बार देखिए, तो मेरा ये मानना था कि रेट कट करके आप करेंसी पे प्रेशर बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर था। बिकॉज आज की डेट में जो भारत में इंटरेस्ट रेट है वो लेटर से वेस्ट के, आप अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो 2-2.5% का मुश्किल से डिफरेंस है, 2-2.5% पॉइंट का। आप इतिहास में देखें तो ये डिफरेंस 5% के लगभग रहता था, पीक पे 7% भी हुआ है। कि भारत में जो ब्याज की दरें हैं वो अमेरिका की ब्याज की दरों से 5% ऊपर रहती थी, अब खाली 2%। तो उसके कारण वो तो मतलब जब रेट कट आया ही था, मैंने तभी बोला था कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंसी पे होगा ही, क्योंकि अब आप उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे, आप उतना ज्यादा ब्याज नहीं दे रहे हैं। पहले जब आपका ब्याज ज्यादा था तो ये तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है कि आपके पास
आएगा निवेश, लेकिन आपके पास अगर आप रिटर्न कम दे रहे हैं, उतना ही कम मतलब थोड़ा ही ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर कम निवेश आएगा। तो वो हम लोग देख रहे हैं और दूसरी बात आप ये भी देखिए तो बाज़ारों ने एक तरह से वो रेट कट को कभी माना ही नहीं। जितना आरबीआई ने कट किया, कभी बॉन्ड यील्ड्स उतनी कम हुई ही नहीं और दूसरा उस दौरान फिर बॉन्ड इशुएंसेस पूरे नहीं हो रहे थे स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह के। तो मार्केट ने एक तरह से माना नहीं कि ये सस्टेन करेगा इस लेवल पे, तो कुछ हद तक तो रेट बढ़ेंगे। जब तक तो रेट बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए ऐसी टफ मार्केट में।